Hey everyone, welcome back to my channel Limitless Learning. Let us continue with our next topic, that is consideration. Last class में हमने consideration का definition पढ़ा था, meaning, उसके types और उसके essentials. But इस class में हम पढ़ेंगे कि agreements without consideration. Agreements without consideration को हम ये भी कहते हैं कि एक्सेप्शंस क्या है इस रूल के, कि ये रूल था ना कि कंसिडरेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा. तो अग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन कहते हैं कि बिना कंसिडरेशन के भी हमारे अग्रीमेंट्स कैसे वैलिड हैं. आगे बढ़ते हैं. अग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन, एक्सेप्शंस टू द रूल नो कंसिडरेशन दैट नो कॉन्ट्रैक्ट. ये किसके अंदर गिवन है? अंडर सेक्शन 25. तो फर्स्ट इज आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, दैट इज 25(1). Past voluntary services 25(2). Promise to pay a time-barred debt 25(3). And some others are creation of an agency, completed gift, charity and bailment. Let us further continue. Agreements out of natural love and affection which is given under section 25(1). So इसके अंदर क्या बोला है कि अगर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को प्रॉमिस किया है, ये दोनों आपस में एक अग्रीमेंट में आए हैं, तो वो कंसिडरेशन के बिना भी वैलिड है. लेकिन उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं? तो कंडीशंस उसकी ये है कि जब दोनों पार्टीज ने एक दूसरे को कुछ प्रॉमिस किया है, मतलब प्रॉमिस किया है, तो दे शुड स्टैंड इन नियर रिलेशनशिप. नियर रिलेशनशिप मतलब इमीडिएट रिलेशनशिप होना चाहिए, या तो ब्लड रिलेशन हो या फिर स्पाउस है, हम स्पाउस को कहते हैं, या स्पाउस इज वाइफ, तो उनको मानते हैं हम नियर रिलेशनशिप. एंड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तभी वो अग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड होगा. तो इसी कंडीशंस क्या क्या है कि पार्टी शुड स्टैंड इन नियर रिलेशनशिप, दोनों के बीच में एक इमीडिएट रिलेशनशिप होना चाहिए. जो उसने प्रॉमिस किया है, एक पार्टी ने जो दूसरी पार्टी को प्रॉमिस किया है, वो होना चाहिए आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन. प्यार की वजह से होना चाहिए, वो आउट ऑफ केयर, आउट ऑफ लव की वजह से वो उसने दूसरी पार्टी को प्रॉमिस किया होता है. ये नहीं कि जोर जबरदस्ती करके आपने प्रॉमिस करवा लिया उनसे कुछ, ऐसे नहीं. एंड प्रॉमिस शुड बी इन राइटिंग एंड इट शुड बी रजिस्टर्ड. केस लॉ से क्लैरिफाई करते हैं. केस लॉ है राजलक की दावी वर्सेस भूतनाथ. हस्बैंड एंड वाइफ का केस है, जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट होती थी, बहुत ज़्यादा क्वारल्स होते थे, जिसकी वजह से वो फेडअप होके अलग हो गए. बट वहाँ पे ये हुआ था कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बोला कि आप मुझसे अलग हो जाओ, लेकिन मैं आपको हर महीने मेंटेनेंस भिजवाऊंगा. थोड़े टाइम बाद हस्बैंड ने मेंटेनेंस भिजवाना बंद कर दिया. तो वाइफ ने उसको इन ग्राउंड्स पे स्यू किया कि हमारे बीच में एक रिटन अग्रीमेंट है, हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो इनको मेंटेनेंस भिजवाना इनकी लायबिलिटी है, इनकी ऑब्लिगेशन है, इनको मुझे मेंटेनेंस देना ही होगा. लेकिन कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो अग्रीमेंट आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, ये जो रूल है, ये वैलिड तब होगा जब आपका अग्रीमेंट ड्यू टू लव एंड अफेक्शन भी हो. उसकी तीनों कंडीशंस फुलफिल करना एक रिक्वायरमेंट है, आपको तीनों कंडीशंस फुलफिल करनी होगी. सिंस वो उसकी स्पाउस थी, तो नियर रिलेशनशिप की कंडीशन फुलफिल हो जाती है. सेकंड, अग्रीमेंट उनका रिटर्न और रजिस्टर्ड था, तो ये थर्ड कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है. लेकिन सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं होती. क्यों? क्योंकि वो अलग हुए थे एक दूसरे से परेशान होकर, फेडअप होकर, उनके बीच में प्यार नहीं था, उनके बीच में सिर्फ लड़ाइयाँ होती थी. तो सिंस उन्होंने सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं करी, तो कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि इसमें कंसिडरेशन फ्लो नहीं होता, और अगर बिना कंसिडरेशन का इसको वैलिड करना था तो इसकी तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए थी अंडर सेक्शन 25(1). सेकेंड इज कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज. पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज ब्रेक करते हैं हम इसको तीन में. पास्ट मतलब पहले किया हुआ, वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से, और सर्विसेज मतलब हमने उनको कुछ सर्विसेज दी अपनी मर्जी से पहले. तो दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 25 क्लॉज 2. तो इफ अ पर्सन हैज डन अ वॉलंटरी सर्विस इन द पास्ट एंड अदर पार्टी, जिसको हमने सर्विस रेंडर करी है, अदर पार्टी यहाँ पे सर्विस जिसको रेंडर करी है, प्रोमिसेस टू पे एट अ लेटर डेट. तो जब हमने पास्ट में वॉलंटरी सर्विसेज अपनी मर्जी से कोई सर्विसेज दी हैं सामने वाली पार्टी को, तो उस केस में अगर सामने वाली पार्टी किसी लेटर डेट पे ये बोलती है कि मैं आपको इस चीज़ की पेमेंट करूंगा जो आपने सर्विसेज मुझे दी हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट तब बाइंडिंग हो जाता है. ठीक है. तो इसकी क्या क्या कंडीशंस हमें फुलफिल करनी है? सर्विसेज आर रेंडर वॉलंटरीली इन पास्ट. फर्स्ट, ये इसकी जो कंडीशंस है ना, ये इसकी ऊपर डेफिनेशन से ही निकल, उसकी हेडिंग से ही निकल कर आती है. कॉम्पेंसेट करना है किस लिए? उसकी पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज के लिए. कॉम्पेंसेट कौन करेगा? प्रोमिसर, जिसको हमें सर्विसेज रेंडर करी हैं. तो हम पढ़ते हैं सर्विसेज आर रेंडर वॉलंटरीली इन पास्ट, अदर पार्टी दैट इज द प्रोमिसर आफ्टरवर्ड्स प्रोमिसेस टू कॉम्पेंसेट द फॉरवर्ड पार्टी. फॉरवर्ड पार्टी वो जिसने सर्विसेज आपको दी हैं.
rendered services are rendered to him, promisor must have been in existence. ये थर्ड कंडीशन इंपॉर्टेंट है. ये कहती है कि जब आप सर्विसेज अपनी दे रहे थे प्रोमिसर को, तो उस टाइम पे उसकी एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है. मतलब आपने सर्विसेज उसको दी है, उसकी वहाँ पे एग्जिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है. उसने देखा है कि आपने उसको सर्विसेज दी हैं और उसने अपनी मर्जी से दी है, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे. सो इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये कि राजू एक पर्सन है जो अपनी मर्जी से रानी, उसकी जो फ्रेंड है, उसकी डॉटर की एजुकेशन फंड करते हैं. रानी ने लेटर ऑन प्रॉमिस किया राजू को कि वो जितना भी मनी उन्होंने स्पेंड किया उनकी डॉटर की एजुकेशन पे, वो उसको पे करेंगी. राजू ने जब उसकी डॉटर की एजुकेशन फंड की थी, उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था समथिंग इन रिटर्न. वो उन्होंने अपनी मर्जी से किया था और पहले किया था, तो इसलिए यहाँ इस केस में राजू हो गई प्रोमिसी जिनको वो पेमेंट करने वाली है, और रानी हो गई प्रोमिसर. तो इसकी पास वॉलंटरी सर्विसेज के लिए रानी उसको कॉम्पेंसेट करना चाहती है, तो एक तरह का एग्जाम्पल है. लेकिन उस केस में यहाँ पे क्या हुआ, रानी की एग्जिस्टेंस भी थी और उसकी डॉटर की एग्जिस्टेंस भी थी, दोनों की, जिसको वो सर्विसेज प्रोवाइड करा था, दोनों की एग्जिस्टेंस थी. लेकिन अगर कोई प्रमोटर है, कंपनी के एग्जिस्टेंस से पहले ही वो जो कंपनी के ऊपर इनकॉर्पोरेशन के ऊपर स्पेंड करते हैं, अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई भी नहीं है, उससे पहले जो प्रमोटर्स सारे खर्चे करते हैं कंपनी के ऊपर, तो उन कंपनी की उसके लिए वो कॉम्पनसेट नहीं करती. क्यों? क्योंकि कंपनी जो उनकी प्रोमिसी है, उसके लिए तो अभी उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना, प्रोमिसर की एग्जिस्टेंस ही नहीं है. प्रोमिसर है कंपनी और प्रमोटर्स हुए प्रोमिसी. प्रोमिसी ने कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लिए बहुत सारे खर्चे करते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, लेकिन वो कंपनी से लेटर ऑन इन एक्सपेंसेस को डिमांड नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने सर्विसेज तो कंपनी को प्रोवाइड कर दी, लेकिन कंपनी उस वक्त एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी, तो वो कंडीशन फुलफिल ही नहीं करती जो 25 क्लॉज 2 में गिवन है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रोमिसेस टू पे अ टाइम बार डेट. 25(3) के अंडर टाइम बार डेट क्या होता है? एक डेट टाइम बार कब बनता है? जब हम अपने डेट्स को डेटर से रिकवर नहीं करवा पाते हैं 3 साल के पीरियड के अंदर अंदर, उसको बोलते हैं हम टाइम बार डेट. मैंने ऐसे लिखा हुआ है, अ क्रेडिटर कैन स्यू द डेटर फॉर रिकवरी ऑफ हिज मनी. वो अपने डेटर को स्यू कर सकता है फॉर रिकवरी ऑफ हिज मनी बाय गोइंग टू द कोर्ट ऑफ लॉ. However, if the creditor fails to institute the suit within 3 years, अगर वो 3 साल के अंदर भी अपने इस सूट को नहीं कर पाता सही, कि वो 3 साल में भी अपने पैसे को रिकवर नहीं करवा पाता, तो वो डेट हमारा टाइम बार डेट बन जाता है. ठीक है, जनरल रूल तो ये है कि हम टाइम बार डेट को रिकवर करने के लिए कोई अग्रीमेंट नहीं कर सकते. अगर हमने ऐसा अग्रीमेंट किया है तो वो वॉइड है. बट इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं. एक्सेप्शंस क्या है कि हम टाइम बार डेट को इन्फोर्स करा सकते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए. फर्स्ट तो यही है कि डेट तो टाइम बार होना चाहिए, तभी तो हम उसके लिए कुछ रूल्स बनाएंगे. सेकंड, डेटर प्रोमिसेस, जो डेटर है वो खुद ही प्रॉमिस करता है कि मैं आपके डेट को पे करने के लिए रेडी हूँ. सेकंड, प्रॉमिस फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग में होना चाहिए, अदरवाइज हम उसके ऊपर जब भी कोई डिस्प्यूट्स होते हैं ना, तो हम उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते लॉ में, तो इसलिए हर चीज़ रिटर्न में होनी चाहिए. प्रॉमिस इज साइन बाय, हो गया कि मैंने पेमेंट करने के लिए अग्री किया है. तो ये 4 कंडीशंस है जो फुलफिल होनी चाहिए अगर हम टाइम बार डेट की पेमेंट लेते हैं. तो एक्सेप्शंस इसके ये हैं. तो यहाँ पे आते हैं कि पीटर है, उस 1 लाख रुपए ले रखे उसने जॉन से. ही हैड बोरो द मनी, 5 साल पहले लिए थे और अब तक उसने एक भी रुपया नहीं दिया है वापस जॉन को. तो वो क्या करता है, ही साइंस, वो एक प्रॉमिस लेटर देता है जॉन को कि मैं आपके पैसे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में देना चाहता हूँ 50,000 रुपये, मैं बस सिर्फ 50,000 रुपये दूंगा, आपको ये लेना है आप ले सकते हो. तो अब उसके आगे वो आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता. पहली बात तो वो टाइम पर डेट हो चुका है, तो उसके लिए कोई और अग्रीमेंट की वो कोर्ट में जाके स्यू करे कि अब भी मुझे 1 लाख रुपये ही देना, 1 लाख रुपये नहीं 50,000 रुपये दे रहा, तो वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो अग्रीमेंट वॉइड है, क्योंकि डेट उसका हो गया टाइम बार. आप उसकी रिकवरी के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो. लेकिन वो खुद ही कह रहा है कि मैं आपको 50,000 रुपये दे रहा हूँ, तो वो वैलिड है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल डेट तो टाइम बार हो चुका, क्योंकि 5 साल का पीरियड जा चुका. सेकंड, अब वो जो उसने बोला है वो खुद साइन करता है, पीटर खुद साइन करता है एक प्रॉमिस नोट कि वो जॉन को 50,000 रुपीज देना चाहते हैं. तो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई. रिटर्न है, रिटर्न प्रॉमिस है, तो थर्ड कंडीशन भी पूरी हो गई. और साइन किसने किया है? पीटर ने. तो फोर्थ कंडीशन भी फुलफिल हो गई. तो चारों कंडीशंस फुलफिल हो गई, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा. ठीक है,
क्रिएशन ऑफ एजेंसी, क्रिएशन ऑफ एजेंसी के अंडर कंसिडरेशन के बिना भी वो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड होता है। वैसे तो यूजुअली क्या होता है कि एजेंसी में हमने जब एजेंट्स अपॉइंट करते हैं तो हम उनको रेम्यूनरेशन देते हैं, बट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब एजेंसी क्रिएट होती है तो इमीडिएट कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसलिए लॉ कहता है कि जो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 185 जो भी एजेंसी क्रिएट होती है उसके लिए कंसिडरेशन बिना भी वो उसकी क्रिएशन, उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो वैलिड होते हैं। नेक्स्ट इज कंप्लीटेड गिफ्ट। कंप्लीटेड गिफ्ट क्या है? जब एक पर्सन ने एज अ डोनर, जब दोनों पार्टीज के बीच में आपने मुझे गिफ्ट दिया, मैंने आपसे गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, तो वो दोनों के, हम दोनों के बीच में जो कंसिडरेशन है वो नहीं भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि आपने, जब आप एज अ डोनर गिफ्ट करते हो और एज अ डोनी मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ तो वो कंप्लीटेड गिफ्ट होता है और उसमें कंसिडरेशन बिना भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। नेक्स्ट इज चैरिटी। चैरिटी के अंदर भी कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ये तो हम जनरल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं कि जब आप किसी को डोनेट करते हो, किसी को चैरिटी में कुछ देते हो तो आप बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो। तो इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि अगर सपोज इसमें ये बोलते हैं कि इफ अ पर्सन अंडरटेक्स अ लायबिलिटी ऑन द, मतलब अंडरटेक्स अ लायबिलिटी मतलब वो रिस्क लेता है आपके प्रॉमिस के दम कंट्रीब्यूट करने का, चैरिटी देने का आपने प्रॉमिस किया और आपके प्रॉमिस पर डिपेंड होकर उन्होंने कुछ रिस्क लिया जो चैरिटेबल रिस्क है, मतलब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, और फिर आप बैक ऑफ कर देते हो तो उस केस में वहाँ पे वो स्यू कर सकते हैं, क्योंकि बिना कंसिडरेशन, क्योंकि एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एग्जाम्पल ये लिया है कि मिस्टर एक्स एक पर्सन है जो ट्रस्टी है किसके, कैंसर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक कैंसर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मिस्टर एक्स ना ट्रस्टी हैं। तो वो क्या चाहते हैं, वो एक हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर ही कि मुझे चैरिटी चाहिए। वो लोगों को बोलते, एक चैरिटी फंड बनाते हैं जिसमें वो चाहते हैं लोग कि उसमें डोनेट करें, और कुछ उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है कैंसर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, उनके मेंबर्स को भी बोलते हैं कि आप आगे आओ और डोनेट करो पैसे इस चैरिटी के लिए जो वो काम करना चाहते हैं, कैंसर पेशेंट्स के लिए जो वो ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग आगे आते हैं और पैसे भी देते हैं और उनके मेंबर्स भी आगे आते हैं और पैसे देते हैं। और जब मिस्टर एक्स हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर कर लेते हैं, कंस्ट्रक्ट कराना शुरू कर देते हैं, तो लास्ट मिनट पे कुछ लोग बैक ऑफ कर देते हैं, तो मिस्टर एक्स इनके अगेंस्ट में सूट फाइल करते हैं। क्यों? रिकवरी के लिए। तो कोर्ट ये डिक्लेयर करता है कि ऑर्डर करता है मेंबर्स को कि वो पे करें अमाउंट मिस्टर एक्स को, सिंस ही हैड अंडरटेकन अ लायबिलिटी बेस्ड ऑन देयर प्रॉमिस। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो पे करेंगे और इनके प्रॉमिसेस के बेसिस पर ही उन्होंने हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई, चाहे वहाँ पे कंसिडरेशन नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था एंड वाज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड इसलिए था क्योंकि वो चैरिटी के अंदर आता है, आपने प्रॉमिस किया था और वो कुछ चैरिटेबल कॉज के लिए वो डोनेशन मांग रहे थे, तो इसलिए कोर्ट ये डिक्लेयर करता है कि जहाँ पे इस तरह के केसेस होते हैं, चैरिटी के केसेस होते हैं और आप प्रॉमिस करते हैं कि आप चैरिटी दोगे और आपके प्रोमिस के ऊपर डिपेंड होकर वो कुछ चैरिटेबल कॉज के लिए जो भी काम करना चाहते थे उन्होंने वो काम किया, तो आप बैक ऑफ नहीं कर सकते। अगर आप बैक ऑफ करोगे तो वो वहाँ पे लॉ आ जाएगा और लॉ आपको फॉलो करना होगा और आपको वहाँ पे फिर पेमेंट करनी होगी जितने भी आपने डोनेशन का अमाउंट बोला था। बेलमेंट। बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एक अलग ही एक्ट है, वो मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एक अलग ही टॉपिक है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में आगे पढ़ाऊंगी। बट यहाँ पे इतना समझ लेते हैं कि जब बेलमेंट होता है तो बेलमेंट बेसिकली क्या होता है, दो पार्टीज होती हैं, बेलर और बेली। दोनों पार्टीज, जैसे यहाँ पे प्रॉमिस और प्रॉमिस होता है, यहाँ पे बेलर और बेली होता है। इसमें जो बेलर है वो डिलीवर करता है गुड्स को, लेकिन यहाँ पे जो गुड्स की डिलीवरी है ना वो किसी पर्पज के लिए होती है बेली के, और बेली के पर्पस के लिए डिलीवरी होती है गुड्स की। बेली उस पर्पस के लिए यूज करता है गुड्स और उसको गुड्स वो वापस कर देता है किसको, बेलर को। यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं होती, सिर्फ मकसद होता है गुड्स का डिलीवरी और इसका उस गुड्स को यूज करना जिसकी वजह से उसने गुड्स लिए थे। सेकेंड कंडीशन बस इतनी होती है बेलर की कि आपको वो गुड्स रिटर्न करने उसी तरह से जिस तरह से वो आपको उसने दिए थे और जिस तरह की कंडीशन उसने स्पेसिफाई करी है गुड्स रिटर्न करने की, या तो वो गुड्स कह रहा है कि डिस्पोज कर देना या फिर आपको गुड्स रिटर्न करना है, तो बस इतनी सी कंडीशन होती है। यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होती है कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट वैलिड होता है।
तो ये भी एक अनदर केस है जहाँ पे कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं. That's all for today. I hope you liked my video. Please do like, share and subscribe to my channel. Hit the bell icon. Bye bye.